जैसे कोई भी बीमारी कैंसर में बदल गई है। पर्टिकुलर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है, सर्जरी भी है, रोबोटिक्स भी आ गया है कैंसर सर्जरी में, रेडिएशन थेरेपी की बहुत अच्छी एडवांस टेक्निक आ गई। कैंसर कम्युनिकेबल होता है, स्ट्रेस कैंसर कॉज करता है। रेगुलरली एक रूटीन वाइज फॉलो करें तो हमें कैंसर नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर फीमेल में मदर को ब्रेस्ट कैंसर रहा तो चांसेस होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको भी हो। अब प्रॉपर टेस्ट भी आ गए हैं जिससे हम कैंसर आगे हो सकता है में ये डिटेक्ट हो जाए। उसके बचपन में ट्रीट किया था जी, आज शायद उसकी शादी वगैरह हो गई है और वो कम्प्लीटली उसको ब्लड कैंसर था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमारे बीच में हमारे एक्सपर्ट रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट आ चुके हैं, डॉक्टर विकास पाल जी। तो जानते हैं उनसे एंड छोटा सा इंट्रोडक्शन उन्हीं से उनकी जुबानी सुनते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। बुंदेली स्पिरिट में आने के लिए धन्यवाद, इतना कीमती समय देने के लिए। तो आपसे थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे और हमारी ऑडियंस को भी बताएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास पाल, कंसल्टेंट रेडिएशन एंड क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैं मेनली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से पेशेंट को ट्रीट करता हूं। तो सर, झांसी बुंदेलखंड की बहुत सारे भ्रम आज आपको दूर करने हैं। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, बीइंग अ कैंसर स्पेशलिस्ट। तो आप तैयार हैं सर? और सबसे पहले हम भ्रांतियों के बारे में ही बात करते हैं। झांसी बुंदेलखंड में ऐसी कौन कौन सी भ्रांति हैं जो आपने सुनी या आपने आंखों देखी कि लोग उन पे भरोसा करते हैं लेकिन वो सच नहीं है? सबसे पहले तो व्यूअर्स को मैं ये बोलना चाहूंगा कि कैंसर अभी इस समय लाइलाज नहीं है। अगर आप सही समय पर किसी भी एक्सपर्ट कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं तो ये मानकर चलें कि कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। कई सारे कैंसर जो हैं कि जिनका बहुत एडवांस ट्रीटमेंट आ चुका है और जो कि पूरी तरह से ठीक भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी भ्रांति बुंदेलखंड में जो अभी तक मेरे को देखने को मिली है कि पेशेंट ये बोलता है कि हम बायोप्सी नहीं कराएंगे, उससे कैंसर फैलता है। जी, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है पूरी तरह से। कुछ कैंसर होते हैं जिसमें बायोप्सी कराने से फैलते हैं, उनके लिए हम खुद पहले से ही मना कर देते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं करना है। लेकिन बायोप्सी एक बहुत जरूरी चीज है हमारे लिए भी और मरीज के लिए भी, जिससे कि हमको पता चलता है कि उसमें किस टाइप का कैंसर है, किस ग्रेड का है, उसमें हमको किस तरह से मैनेज करना है उसको। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी रहती हैं। बायोप्सी तो मतलब करवाना ही है हमको। किसी भी कैंसर को अगर डायग्नोस करना है हमको तो हमारे लिए we have to go for it, right? हाँ, बिल्कुल। तो सर, अगर जैसे कोई भी बीमारी कैंसर में बदल गई है या हम बोले नेक्स्ट स्टेज उसका कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, तो इसके लिए हमको कौन सी जांच करवानी चाहिए इनिशियली कि हमको एक वो डायग्नोस हो जाए? कैंसर रातों रात नहीं बदलता है, हमको बहुत पहले से चालू हो जाता है हमको कि हमारे शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। उसके लिए हमको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत रहती है। जैसे कि अगर मान लो किसी को ओरल में दिक्कत हो रही है, व्हाइट पैचेस आ रहे हैं, रेड पैचेस आ रहे हैं जो कि नहीं जा रहे हैं दवाइयों से, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो उसको तुरंत जाके एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैंसर एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए, लेकिन हाँ, उसको जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, उसको समय नहीं गंवाना चाहिए। प्लस बहुत दिनों से किसी को खांसी चल रही है, ठीक नहीं हो रही है, टीबी को भी अपन सस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बलगम में ब्लड आ रहा है, उल्टियों में ब्लड आ रहा है, तो भी हमको अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। हमको तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, कैंसर स्पेशलिस्ट हो या अदर स्पेशलिस्ट हो। तो उसी तरह से हम डायग्नोसिस हमारी आगे बढ़ेगी कि हाँ ये सस्पेक्ट कर रहे हैं हम, इसमें ये टेस्ट कराने चाहिए। पर्टिकुलर ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम ये बोल पाए कि नहीं आपको कैंसर हो गया है। जी। वो तो जब हम आगे बढ़ेंगे, हमको जैसे सीटी स्कैन कराना है, कहीं पर हमको मास लीजन दिख रहा है या कोई गांठ दिख रही है अंदरूनी पार्ट में, तो फिर हम उसको बायोप्सी के थ्रू कंफर्म करेंगे, है ना? तो ऐसे ही करके ही बढ़ेगा। अब जैसे लेटिन के रास्ते से अगर खून आ रहा है तो भी फिर अपन को डरना चाहिए कि हमको दिखाना है। अगर उसमें चांसेस होंगे तो आएगा, नहीं है तो फिर अपन उसमें जानबूझ के तो नहीं डालेंगे ना। तो जांच से ही पता चलेगा। तो हमको वेट नहीं करना है, हमको दिखाना है। अगर नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है, और आ जाता है तो हमारे पास समय है उसको इलाज करने के लिए। बिल्कुल। तो सर, जैसे
मतलब मैं एक आम जनता हूँ, मैंने जनरली सुना है कि कीमोथेरेपी ही एक इलाज है हमारे कैंसर के लिए, तो क्या ऐसा सच है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा सच नहीं है। एक्चुअली कैंसर जो ट्रीटमेंट है वो मल्टी मोडेलिटी और मल्टी स्पेशलिटी ट्रीटमेंट रहता है। उसमें सर्जन्स भी रहते हैं, उसमें रेडिएशन एक्सपर्ट भी रहते हैं, उसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी रहते हैं, उसमें पैलिएटिव मेडिसिन के डॉक्टर्स भी रहते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी स्पेशलिटी यूनिट काम करती है इसके लिए। तो सिर्फ कीमोथेरेपी से इलाज होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के अभी के समय में तो बहुत एडवांस चीजें आ गई हैं हमारे पास। सर्जरी भी है, रोबोटिक्स भी आ गया है कैंसर सर्जरी में, रेडिएशन थेरेपी की बहुत अच्छी एडवांस टेक्निक आ गई है जो कि अपन लीनियर एक्सेलरेटर से टारगेट बेस्ड रेडियोथेरेपी करते हैं। फिर उसके बाद इम्यूनोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, बहुत सारी चीजें हैं। जो पेशेंट टर्मिनल स्टेज के पेशेंट है, मतलब स्टेज 4 ऑनवर्ड्स, तो उनमें हमको पैलिएटिव सेटिंग में बेस्ट सपोर्टिव केयर भी देना पड़ता है, जिससे कि उनकी जो बची लाइफ है वो कैसे थोड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव हो। तो सिर्फ कीमोथेरेपी पे नहीं है, स्टेज के अकॉर्डिंग हमको ट्रीटमेंट डिसाइड करना रहता है कि इनमें क्या बेटर रहेगा। क्योंकि पेशेंट्स कई, जैसे मैंने कैंसर के पेशेंट्स सुने हैं या मेरे नोन टू में, तो दे आर लाइक कि कीमोथेरेपी ही होगी अगर कैंसर है। नहीं ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब हम डिवाइड करते हैं तो जैसे कि सर्जरी और रेडियोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है वो अगर डिसीज लोकलाइज्ड है, मतलब एक जगह ही है अभी, तो उसके लिए बेटर हमको यही रहेगा कि हमको सर्जरी करना है और फिर रेडियोथेरेपी देके उसको दोबारा आने से रोकना है, या फिर हमको डायरेक्ट रेडियोथेरेपी पे जाना है। अगर मान लो ऑपरेबल नहीं है और रेडियोथेरेपी के इंडिकेशन बन रहे हैं उसमें और वो फील्ड में भी है, तो फिर अपन उसमें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट वही रहेगा। कीमोथेरेपी बेसिकली अगर अपन को बहुत स्टेज अप है हमारी, हमको इस डाउन स्टेज करना है किसी भी कैंसर को, तो हम पहले उसको डाउन स्टेज करते हैं, फिर सर्जरी और रेडियोथेरेपी के लायक बनाते हैं उसको जी। तो कीमोथेरेपी का यही रोल है। या फिर मेटास्टेटिक डिसीज है हमारे पास और कोई इलाज नहीं है उसके लिए, तो फिर हम कीमोथेरेपी पे उसको बीमारी को या तो रोक कर रखते हैं या जो भी 50% 60% उसको आराम दे पाए मरीज को, इसके लिए फिर हम उसी समय डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेज में पेशेंट लैंड अप करना है। जी। एक भ्रम बहुत ज्यादा मैंने सुना है, कैंसर कम्युनिकेबल होता है? नहीं तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपने ये आपने क्वेश्चन जनरली सुने होंगे अपने नहीं ऐसा नहीं है। जो शिक्षित लोग हैं वो तो उनको तो सब पता रहता है, जो अशिक्षित लोग रहते हैं वो थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन ऐसा उनमें देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली इसमें क्या रहता है, फैमिली के ऊपर थोड़ा फाइनेंशियल बर्डन रहता है, और क्या रहता है कि मान लो अगर कोई ब्रेड अर्निंग पीपल है जो घर में अकेला है और उसको हो गया है तो फिर बहुत दिक्कत होती है, इसलिए लोग डरते हैं इस चीज के लिए भी, और थोड़ा इलाज लंबा चलता है यूजुअल डिसीजेस से, तो उसके लिए भी थोड़ा रहता है मरीजों के। एक क्वेश्चन मेरे मन में है, क्या स्ट्रेस कैंसर कॉज करता है? ऐसे स्ट्रेस ये नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ पैथोफिजियोलॉजिकल में ये रह सकता है कि हाँ हमको ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमको पेप्टिक अल्सर बन रहे हैं, तो बहुत ज्यादा दिनों तक क्योंकि मैंने ये जनरली सुना है कि इफ यू आर टेकिंग टू मच स्ट्रेस एंड वो कॉन्टिन्यूअस है तो कहीं ना कहीं वो कैंसर बन सकता है। इज इट ट्रू? नहीं, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है इसका कोई, लेकिन हाँ अगर अपन ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो फिर वो स्ट्रेस की वजह से अपन को पेप्टिक अल्सर होंगे। पेप्टिक अल्सर अगर अपन ने ट्रीट नहीं किए तो फिर वो आगे चल के कन्वर्ट हो सकते हैं। जी। तो मतलब मेरा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस कैन ऑल्सो कॉज टू कैंसर, समझिए हमारी ऑडियंस, इसीलिए स्ट्रेस भी बिल्कुल मत लीजिए। हाँ जी सर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही कॉमन है हमारे झांसी बुंदेलखंड में, जो आप रोज ही बेयर करते होंगे। मैं साफ शब्दों में बोलती हूँ, जो बुंदेलखंड में शब्द यूज होते हैं, गुटखा, तम्बाकू, बीड़ी, सिगरेट या टोबैको बोल रहे हैं अच्छे शब्दों में, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, क्या ये ही मेन कारण होते हैं कैंसर बनने के? नहीं, कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये है कि जो लोग इन चीजों का सेवन करते हैं, टोबैको हो गया, आइदर वो च्यूइंग फॉर्म में या स्मोकिंग फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में हो, अल्कोहल हो गया, तो ये सब चीजें रिस्क फैक्टर बढ़ाती हैं जी। बाकी का ऐसा पर्टिकुलर नहीं हुआ है कि जो लोग नहीं खाते उनको नहीं हो रहा है, उनको भी हो रहा है।
तो रिस्क फैक्टर तो बहुत सारे हैं, जेनेटिक भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, हमारा लाइफस्टाइल आजकल खाने पीने का जो चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज हुआ है, उससे भी हो सकता है, हमारी स्लीप हैबिट्स पे भी डिपेंड करता है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, पर ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ टोबैको से ही हो रहा है। मैं कुछ फैक्टर्स जानना चाहूंगी कि जिसको अगर हम रेगुलरली एक रूटीन वाइज फॉलो करें तो हमें कैंसर नहीं होगा। इसके लिए ये है कि जैसे मान लो हमको पता है कि हमारी फैमिली हिस्ट्री रही है जी, घर में हमारे मदर को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव जो रहते हैं ना, तो हमारी मदर को रहा है या हमारे फादर को रहा है, तो हम सर्टेन एज पर उसके लिए हम वर्कअप करा सकते हैं जी। जैसे कि मान लो अगर फीमेल में मदर को ब्रेस्ट कैंसर रहा तो चांसेस होते हैं, जैसा जरूरी नहीं है कि उसको भी हो, चांसेस हैं। तो उसके लिए अगर मतलब फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में अगर है तो उसके लिए भी आजकल टेस्ट हैं। तो अगर उनको लगता है कि हाँ हमको करा लेना चाहिए तो आगे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। बाकी का अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ हमको कुछ अनईजी सा फील हो रहा है तो आके स्क्रीनिंग वर्कअप भी करा सकते हैं हम लोग जी, है ना। और जैसे मान लो कोलोन कैंसर है तो उसमें भी है कि 50 इयर्स के बाद हमको स्क्रीनिंग चालू कर, बड़ी आंत का कैंसर जो रहता है, तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें हम स्क्रीनिंग वर्कअप कर सकते हैं। कार्सिनोमा सर्विक्स जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर रहता है उसमें भी अपन HPV से अपन वो कर सकते हैं। ये अगर इन्फेक्शन है, लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है तो आगे चल के हो सकता है, तो उसके लिए भी रेगुलर फॉलो अप कर सकते हैं जी। तो एक सिंपल सा टेस्ट रहता है पैप स्मीयर, वो करा के अपन उसको रूल आउट कर सकते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अगर आप आएंगे डॉक्टर के पास तो वो बताएगा, तो उसको फॉलो करो तो हम हो सकता है कि हमको इन फ्यूचर हो रहा हो, लेकिन ऐसा कोई कंफर्मेटरी नहीं है कि आपको फ्यूचर में होगा, ये हम आपको आज बता दें। सर आपने उज्जैन में भी सर्व किया है जी, तो हमने R&D करी थी इस बारे में। अब मैं आपसे झांसी बुंदेलखंड या उज्जैन नहीं पूछूंगी, मैं ये पूछूंगी कि अभी तक आपके टोटल वर्क एक्सपीरियंस में कोई एक ऐसा किस्सा जो आप अच्छा या बुरा या ऐसा कि बहुत अच्छा जो पेशेंट क्योर हो गया हो, कुछ भी मतलब जो अभी तक आपकी मेमोरी में हो, मैं जानना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस को भी हम बताना चाहेंगे। एम्स में जब मैं सीनियर रेजिडेंट था वो एम्स भोपाल में, तो कुछ लोगों से मेरी जान पहचान हुई थी। तो जब मैं उज्जैन चला गया वहां पर वर्किंग कर रहा था तो मेरे पास एक लोगों का फोन आया कि सर ऐसा ऐसा है कि एम्स में बहुत ज्यादा वेटिंग चल रही है। तो मैंने कहा ठीक है आप हमारे पास उज्जैन आ जाइए। तो वो आए तो, और वो पेशेंट दतिया का था, तो वो जब आए तो मैंने उनका स्कैन कराया एक, तो हमको पता चला कि जो पीछे नेजोफेरिंक्स रहता है एक पार्ट हेड एंड नेक में, वहां का कैंसर है, उनको स्टेज 2 का कैंसर है। स्टेज 2 मतलब क्यूरेबल? हाँ, तो एक्चुअली नेजोफेरिंक्स में फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी प्लस कीमोथेरेपी है ना। तो हमने उनका ट्रीटमेंट किया और अभी 6 से 7 महीने हो गए, वो कम्प्लीटली क्योर हैं और वो अभी भी हमको झांसी भी दिखाने आते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। ऐसे किस्से तो बहुत सारे हैं, कई सारे पेशेंट क्योर हुए हैं। एक बार जब मैं अपना MD परस्यू कर रहा था MGM इंदौर में, तब की एक लड़की है, तो हमने उसको बचपन में उसके बचपन में ट्रीट किया था जी। आज शायद उसकी शादी वगैरह हो गई है और वो कम्प्लीटली, उसको ब्लड कैंसर था, तो कम्प्लीटली क्योर है। और आज भी हमको मैसेज आता रहता है सर आप नहीं होते तो जबकि ऐसा नहीं था, हम लोग वहाँ जूनियर रेजिडेंट थे, बाकी हमारे जो कंसल्टेंट वगैरह थे तो जी तब तो हम सीख ही रहे थे। लेकिन ये है कि जो ज्यादा टच में रहता है पेशेंट उसको ही बोलता है कि हाँ आपकी वजह से ऐसा हो गया। मैं ऐसा नहीं है, मेरा तो बहुत छोटा पार्ट था जी, लेकिन मेरे को आज भी अच्छा लगता है ये सब सुनकर। तो सर अभी हम टेस्ट की बात कर रहे थे, हमें कैंसर है अगर तो हमें पहले पता चल जाए, पहली चीज तो ऐसा कुछ आपने बताया होता नहीं है, लेकिन तब भी आजकल लोग टेस्ट करवाते हैं, तो क्या आप थोड़ा सा टेस्ट की डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं? एक्चुअली ऐसा टेस्ट खुद से तो कराना नहीं चाहिए, आप एक बार डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि जो इस ऑर्गन का कैंसर है उसके सबकी जांचें अलग अलग रहती हैं, चाहे ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो चाहे कोई इमेजिंग स्टडी हो, सबका अलग अलग रहता है। तो इसलिए पर्टिकुलर कोई ऐसा मैं बता दूं कि नहीं ये टेस्ट कराने से हमको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एक बार एक्सपर्ट के पास आइए, सलाह लीजिए, जिस ऑर्गन का कैंसर अगर अपन सस्पेक्ट कर रहे हैं उस हिसाब से अपन टेस्ट सजेस्ट करेंगे, वो अगर उनमें आता है
तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं भी आता है, क्या होता है कि थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे होती तो फिर ज्यादा टेंशन लेने लगता है मरीज। तो टेंशन, जी हाँ। तो वो नहीं कराना चाहिए, अपने मन से तो नहीं कराना चाहिए जी अननेसेसरी। बिल्कुल। तो सर, झांसी बुंदेलखंड में कैंसर के प्रति अगर मैं जागरूकता बोलूं तो आप शॉर्ट में क्या हमारी जनता को एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस चीज से हेल्दी रहें, या जो भी आप ठीक समझे सर हमारी ऑडियंस के लिए? मैं झांसी बुंदेलखंड की जनता को यही बोलना चाहता हूँ कि अब झांसी में भी जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, जो भी लेटेस्ट गाइडलाइंस है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ और उच्च स्तरीय जो जांचें और इलाज है वो अवेलेबल है। तो झांसी में एक बार परामर्श जरूर लें, और कैंसर अगर कोई लक्षण मिलते भी हैं तो घबराएं नहीं, एक्सपर्ट के पास आएं, उसकी पूरी जानकारी लें। कुछ चीजें होती हैं जो घबराने वाली नहीं होती हैं और हम उसके लिए भी घबराते रहते हैं, तो आकर संपर्क करें। जी, तो बहुत सारे मिथ या मैं भ्रम बोलूं झांसी बुंदेलखंड को लेके, जैसे आप सबके मन में होगा कम्युनिकेबल होती है, कैसा होता है, मतलब कैंसर के लिए आपको क्या हेल्दी रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, बहुत सारी चीजें हमने कोशिश करी है कि हम आपके सवालों के जवाब दे पाए। एंड अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी देख रहे हैं, और अगर आपके कोई भी सवाल हैं, आप ड्रॉप डाउन करिए कमेंट्स में, कोशिश करेंगे हम उन सवालों के जवाब देने के लिए। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको मदद चाहिए तो आपको नीचे स्क्रीन पे झांसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड कैंसर सेंटर आप संपर्क कर सकते हैं। झांसी में भी अब कैंसर का इलाज पॉसिबल है, तो आपको दिल्ली, मुंबई कहीं भी नहीं भागना है। सबसे पहले यहाँ पे आके संपर्क करिए एंड अपना इलाज शुरू करिए। सर, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद, एंड हमारी ऑडियंस के भी भ्रम दूर करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।